नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है चर्चा का वो है स्वदेशी आंदोलन में महिला स्वतंत्रता सेनानियों की भागीदारी। इसके ऊपर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं अंग्रेजी में। आज हिंदी में इस विषय के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। मित्रों, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल के विभाजन से होता है। यद्यपि महिलाओं की एंट्री 1857 की क्रांति के समय से ही स्वतंत्रता आंदोलन में हो चुकी थी और हम काफ़ी महिलाओं के झांसी की रानी, बेगम हजरत महल इत्यादि का नाम सुनते हैं। बाद में कुछ एक महिलाओं ने क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। धीरे धीरे उनकी जो संख्या है वो स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ती गई। तो स्वदेशी आंदोलन ने उनको एक ऐसा मंच 20वीं शताब्दी में प्रदान किया जहां से उन्होंने अहिंसक ढंग से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ किया। बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 ईस्वी में हुआ था, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। और तो प्रारंभ में हमारे स्वतंत्रता संग्राम में पुरुषों का वर्चस्व था। हम अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने भी बाद में आगे बढ़ चढ़ करके आंदोलनों में हिस्सा लिया और बहुत सारे आंदोलनों का उन्होंने नेतृत्व किया और स्वतंत्रता की तलाश में एक तरह से गेम चेंजर के रूप में उभरी हुए। तो राष्ट्रवाद के बढ़ते हुए ज्वार ने न केवल पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी अपने चपेट में ले लिया इस आंदोलन से। राष्ट्रीय आंदोलन ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों से महिलाओं को भी आकर्षित किया और गांधी युग के सभी आंदोलनों में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। मित्रों, 1905 ईस्वी आधुनिक भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की योजना की घोषणा की गई और बाद में बंगाल का विभाजन भी किया गया। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल का विभाजन जो है वो कई कारणों से किया गया था। लॉर्ड कर्जन जो कि उस समय भारत का वाइसराय था, उसका यह कहना था कि बंगाल का विभाजन बहुत ही आवश्यक था क्योंकि बंगाल जो है एक बहुत बड़ा प्रांत था और बड़ा प्रांत होने के कारण उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। लगभग उसकी पॉपुलेशन जो है वो 78 मिलियन के आसपास थी और वहाँ पे शासन करना बड़ा कठिन हो गया था। बहुत सारे कारण थे। एक तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको शासन करने में दिक्कत आती थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर प्रशासन का बहुत बड़ा बोझ बढ़ गया था। बहुत सारे जो ज़िले थे वहाँ तक सरकारी मदद वगैरह नहीं पहुँच पाती थी। बहुत सारे किसानों को जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स थे, यानी जो लैंडलॉर्ड्स शहरों में रहते थे, जो गांव वगैरह में नहीं जाते थे, उनके बिचौलिए वगैरह जो ज़मींदार थे, उन ज़मींदारों के बिचौलिए जो थे वो अक्सर उनका संपर्क किसानों से रहता था। तो इन सब कारणों से किसानों को बड़ा कष्ट का सामना करना पड़ता था। तो बहुत सारे कारण लॉर्ड कर्जन के अनुसार थे जिनसे कि बंटवारा अनिवार्य हो गया था। और ये बंटवारा जो था वो ऐसा नहीं था कि इसकी चर्चा जो है लॉर्ड कर्जन के समय में ही प्रारंभ हुई। एक्चुअल में 1896 में पहली बार सर विलियम वार्ड जो कि असम के चीफ कमिश्नर थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया था, उन्होंने ये कहा था कि चितगांग, ढाका और मायमन सिंह डिविजन्स जो हैं उनको असम को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, उनको असम को स्थानांतरित कर देना चाहिए। 1901 ईस्वी में ये प्रश्न जो है वो फिर से लॉर्ड कर्जन के सामने लाया गया और तो इस तरह से
ऐसा नहीं था कि जल्दबाजी में लिया गया यह फैसला था। ब्रिटिश सरकार जो है काफ़ी दिनों से इसके बारे में विचार कर रही थी और बार बार इसके लिए उनमें चर्चा होती थी, उनमें प्रस्ताव वगैरह लाए जाते थे, प्रस्ताव पास किए जाते थे। और 19 जुलाई 1905 को जो है वो पार्टीशंस के संबंध में जो डिटेल्स थे उसको प्रकाशित किया गया, उसको पब्लिश किया गया और बंगाल विभाजन की योजना की घोषणा की गई। हालांकि भारतीयों और विशेष रूप से बंगाल के लोगों ने इसके खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया था। अब जैसे एस.एन. बनर्जी थे, एस.एन. बनर्जी ने लिखा कि जो बंगाल विभाजन की घोषणा थी वो एक बम शेल की तरह, जो बॉम्ब शेल की तरह जो है वो हमारे ऊपर गिरा। उन्होंने लिखा है कि वी फेल्ट दैट वी हैव बीन इंसल्टेड, ह्यूमिलिएटेड एंड ट्रिक्ड। ये हमारा जो है, जैसे कि हम लोग जो है वो अपमानित हो गए हैं और हमारा मजाक उड़ाया गया है, हमारे साथ उपहास किया गया है। तो इससे जो है, उन्होंने एस.एन. बनर्जी का कहना था, इससे जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको नुकसान पहुंचेगा और साथ ही साथ जो है उस क्षेत्र का जो विकास है, उस क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे विरोध दर्ज कराए गए, जगह जगह जो है मीटिंग्स हुई, जगह जगह नेताओं ने भाषण दिए, स्पीचेज वगैरह दिए। और साथ ही साथ जो है ये भी कहा गया कि भारत के इतिहास के साथ, भारत की सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की योजना बना रही है अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार। तो इसलिए जो है उन्होंने स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया और स्वदेशी मूवमेंट जो है वो 17 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग की गई और वहीं से इसका प्रारंभ हुआ। और इसमें यह निर्णय लिया गया कि जो इंग्लिश गुड्स हैं या जो ब्रिटेन का माल है उसका बहिष्कार किया जाएगा। और बहिष्कार को उन्होंने जो है एक मजबूत अस्त्र के रूप में अपनाया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें क्या था, स्वदेशी को बढ़ावा देना था और विदेशी जो माल वगैरह था उसका बहिष्कार करना था। तो 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन जो है वो पार्टीशन का इनागुरेशन होने वाला था, उद्घाटन होने वाला था, उस दिन एक शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांधी और ब्रिटिश जो सामान थे उनका बहिष्कार करने का निर्णय किया। तो लॉर्ड कर्जन इस तथ्य से अच्छी तरह से परिचित थे कि बंगाल एकजुट एक शक्ति है और बंटा हुआ बंगाल कई तरह से अलग होगा, यानी कि वो कमज़ोर होगा। डॉक्टर ताराचंद ने ठीक ही कहा है कि ब्रिटिश शासक भारत की राष्ट्रीय एकजुटता में वृद्धि से चिंतित थे और इसे विफल करने के लिए उत्सुक थे। तो बंगाल विभाजन के द्वारा अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा बढ़ेगी इस तरह के दावे किए। जैसे मैंने अभी प्रारंभ में कहा कि उनका ये कहना था कि जो सरकार के लिए शासन करना सुगम होगा, किसानों वगैरह को भी इससे लाभ होगा, अधिकारी जो है वो हर जगह पहुंच पाएंगे, अधिकारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं रहेगा। लेकिन भारतीयों को विश्वास था कि विभाजन न केवल बंगाल के राष्ट्रवाद बल्कि संपूर्ण भारतीय राष्ट्रवाद को नष्ट करने के लिए किया गया था। तो इस तरह से बंगाल विभाजन जो था वो न तो बंगाल के लोगों को पसंद था और न ही भारत के लोगों को पसंद था। बंगाल विभाजन ने देशभक्ति की एक नई भावना को बढ़ावा दिया। सितंबर 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन दिवस 16 अक्टूबर को राखी बंधन के रूप में मनाने की अपनी रणनीति की घोषणा की और महिलाओं ने इसमें भाग लिया। तो देखिए किस तरह से महिलाओं की एंट्री इस आंदोलन में होती है
और विभाजन दिवस पर मनाया जाने वाला एक और अधिकार आरांधन था, जिसका सुझाव रोमेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने महिलाओं को उस दिन खाना न बनाने के लिए कहा था। यानी कि एक तरह से कहा गया कि उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाएगा, उस दिन लोग भूखे रहेंगे, उस दिन लोग उपवास करेंगे। तो लोगों ने उपवास किया और राष्ट्रीय शोक का दिन मनाया। लोगों ने वंदे मातरम के नारे बंगाल में लगाए, जगह जगह विरोध प्रदर्शन वगैरह किए गए और जगह जगह पब्लिक मीटिंग वगैरह की गई। तो इस तरह से काफ़ी जोरदार तरीके से बंगाल विभाजन का विरोध प्रारंभ हुआ और इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और तो उस समय के जो अखबार हैं, अगर आप उन्हें अखबार देखिए उस समय के, जैसे स्टेट्समैन है, तो स्टेट्समैन जो है उसने ये लिखा था कि देयर नेवर वॉज अ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन public feeling and public opinion were so little regarded by the supreme government as they are by the present administration। तो स्टेट्समैन ने ये लिखा कि कोई ऐसा समय जो है नहीं आया था अब तक भारत में जबकि जन अपेक्षाओं की इतनी ज़्यादा उपेक्षा की गई थी सरकार के द्वारा। यानी कि लोग जो चाहते थे उस पर ध्यान नहीं दिया गया, ब्रिटिश सरकार जो है वो अपनी मनमानी कर रही थी। तो सब ने, जो उस समय के बड़े बड़े नेता थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने भी जो है वो इसका विरोध किया था और इसे वापस लेने की मांग की थी। तो इसके बाद हुए व्यापक आंदोलनों, जिन्हें 1905 से 1908 के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के रूप में जाना जाता है, ने आखिरकार जनता की नज़रों में विभाजन के खिलाफ माहौल बना दिया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे और स्वदेशी कार्यकर्ताओं ने याचिका और अपील की, भिक्षु राजनीति का सहारा लिया और अंग्रेजी कपड़े, नमक, चीनी और अंग्रेजी भाषा आदि के बहिष्कार का आह्वान किया, जिसका जल्द ही विस्तार हुआ। इसमें सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें, उपाधियां, सरकारी सेवाएं, पश्चिमी शिक्षा आदि शामिल हो गईं, जिनका कि बहिष्कार किया गया और स्वदेशी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया, स्वदेशी के ऊपर बल दिया गया। ये कहा गया कि भाई अपने पंचायतों में अपने मामले निपटा लें। अपने स्कूल कॉलेज खोल लिए गए, बहुत सारे देशी स्कूल कॉलेज खुल गए, सरकारी उपाधियों वगैरह का त्याग कर दिया गया, बहुत सारे लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, जो ब्रिटिश अदालत वगैरह थे उसमें प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। तो पश्चिमी शिक्षा का विरोध प्रारंभ कर दिया और भारतीय जो ज्ञान परंपरा थी उसके ऊपर बल देना प्रारंभ किया। तो इस तरह से स्वदेशी आंदोलन धीरे धीरे काफ़ी जोर पकड़ने लगा। तो स्वतंत्रता सेनानियों की गंगा में गहरी आस्था थी और सभी को भाईचारे में बांधने के लिए, जैसे अभी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया, राखी के बैंड बांधे जाते थे, जो 1857 के महान विद्रोह के बाद विकसित हुआ था। तो लोग पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के लिए नंगे पैर चलते थे और वंदे मातरम गाते थे, जो कि बंकिम चंद्र ने रचा था, जो आजकल भारत का राष्ट्रीय गीत भी है। तो यह गांधी पूर्व आंदोलनों में सबसे सफल आंदोलन था। इसके मुख्य वास्तुकार अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय इत्यादि थे। तो स्वदेशी वास्तव में एक आर्थिक रणनीति थी, जिसका उद्देश्य स्वदेशी या आत्मनिर्भरता के सिद्धांत का पालन करके ब्रिटिश साम्राज्य को सत्ता से हटाना और भारत में आर्थिक स्थितियों में सुधार करना था। तो स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख विशेषता इस शांतिपूर्ण संघर्ष में महिलाओं की भागीदारी थी। ये पहला आंदोलन था जिसमें कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि ये आंदोलन ऐसा नहीं था कि इसमें कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा था। ये शांतिपूर्ण आंदोलन था और इस शांतिपूर्ण संघर्ष में महिलाओं ने आकर्षित होकर के इसमें बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।
तो बहुत सारी महिला नेत्रियां उभर करके सामने आई, जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, आप स्वदेशी आंदोलन का एक उल्लेखनीय पहलू इस संघर्ष में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। शहरी मध्यम वर्ग की पारंपरिक रूप से घर केंद्रित महिलाएं, यानी जो हाउस वाइफ्स थी, वो अब जुलूसों और धरना प्रदर्शनों में शामिल हुई। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक थी और महिलाएं इस संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल हो गईं। बंगाल को विभाजित करने के सरकार के फैसले के विरोध में मुर्शिदाबाद जिले के जैनोकंद गांव में 500 महिलाओं ने बैठक की। 500 महिलाओं की बैठक उन दिनों जो है वो बहुत बड़ी संख्या होती थी। 500 महिलाएं अगर कहीं इकट्ठी हो जाएं, वो भी आंदोलन के नाम पे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, तो 500 महिलाओं ने बैठक की और बर्तनों और चूड़ियों सहित विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने से इनकार किया। इस सभा में पहले रोमेन सुंदर त्रिवेदी की बेंगा लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ किया गया। महिलाओं ने स्वदेशी मेलों का आयोजन किया और सरला देवी चौधरानी ने केवल स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री के लिए लक्ष्मी भंडार खोला। यानी लक्ष्मी भंडार में जो देश में बनी हुई चीज़ें थी उनकी बिक्री की जाती थी। विदेशी कपड़ों का उपयोग छोड़ दिया और अपनी विदेशी चूड़ियाँ तोड़ दी। रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन रवीन्द्रनाथ टैगोर की बहन जो थी वो भी एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थी। रवीन्द्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन थी स्वर्ण कुमारी देवी, उस समय की सबसे प्रतिष्ठित साहित्यकारों में से एक थी और तो साहित्य तो उनके परिवार के खून में ही था। रवीन्द्रनाथ टैगोर स्वयं बहुत बड़े साहित्यकार थे, नोबेल प्राइज के विजेता थे। स्वर्ण कुमारी देवी भी महिला साहित्यकारों में बहुत प्रतिष्ठित थी और बंगाल में महिला लेखन की परंपरा की पथ प्रदर्शक थी, अग्रदूत थी। तो सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय थी। उन्होंने असहाय, अनाथों और विधवाओं की सहायता के लिए 1896 में सखी समिति यानी कि सहेलियों की सोसाइटी शुरू की। इस संघ का कार्य भारतीय महिलाओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना और उनमें देश के कल्याण के लिए सक्रिय और प्रबुद्ध रुचि की वृद्धि को बढ़ावा देना था। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और विधवाओं के पुनर्विवाह आदि की वकालत की और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के अत्याचारों को दूर किया। वह सामाजिक सुधार और राष्ट्रवादी राजनीति में शामिल थीं और पंडिता रमाबाई राणा डे, कादम्बिनी गांगुली या गंगोपाध्याय के साथ उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में, वार्षिक अधिवेशन में भी भाग लिया। मित्रों, स्वदेशी आंदोलन ने कई महिला संगठनों के गठन को भी चिन्हित किया। महिला शिल्प समिति 1906 से 1918 तक चली है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित थी। स्वर्ण कुमारी देवी की पुत्री सरला देवी चौधरानी एक महान महिला सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने भाषणों, चर्चाओं, गीतों और व्याख्यानों के माध्यम से स्वदेशी संदेश का प्रचार करने के लिए समितियों का आयोजन किया। वह 1910 में इलाहाबाद में भारत में पहले महिला संगठन के संस्थापक थी। सरला देवी ने पूरे उत्तर भारत का दौरा किया और व्याख्यान दिया तथा स्त्री महामंडल की शाखाएं जगह जगह स्थापित की, जिसकी घोषणा उन्होंने अतीत की स्मृति को संरक्षित करने और इतिहास और विज्ञान का अध्ययन करने, क्षेत्रीय भाषाओं में महारत हासिल करने और महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रयास करने के लिए की थी। इस संगठन की सचिव के रूप में उन्होंने अथक एवं सफलतापूर्वक कार्य किया और दिल्ली, अमृतसर, हैदराबाद, कानपुर, कराची, बांकुरा, हजारीबाग, मिदनापुर और कलकत्ता में स्त्री महामंडल की शाखाएं स्थापित की। इस आंदोलन के चरम पर वह लाहौर में थी, जहां वह हिंदुस्तान प्रेस की पूर्णकालिक प्रबंधक थी। बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और पुरुषों और महिलाओं ने विदेशी वस्तुओं का उपयोग न करने, विदेशी व्यापारियों से सामान न खरीदने और विदेशियों को रोजगार न देने की शपथ ली। आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और उन्होंने विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया
और विशाल अलाव जलाए जिसमें विदेशी कपड़े जलाए गए, जिसे हम कहते हैं कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। और पिकेटिंग की गई विदेशी कपड़ों की दुकानों पे, विदेशी सामान वगैरह बेचने वाले जो दुकानदार थे उनके सामने धरना दिया गया। कई गांवों में जब पुरुषों को गिरफ्तार किया गया या भूमिगत होना पड़ा तो महिलाएं नेतृत्व की स्थिति में आ गईं और लड़ाई जारी रखी। महिलाओं ने क्रांतिकारी पर्चे और साहित्य बांटने और विभिन्न क्रांतिकारी नेताओं के बीच संबंध बनाए रखने में मदद की। सिस्टर निवेदिता कई युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत थी। 1902 से वह भारत में ब्रिटिश नीति के खिलाफ बराबर लगातार बोलती और लिखती रहीं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला कार्यकर्ता बन गई, एक तरह से कह लीजिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। तो उन्होंने 1905 में अपने दीक्षांत भाषण में भारतीयों को असत्यवादी कहकर उनका अपमान करने 1905 में बंगाल के विभाजन करने के लिए लॉर्ड कर्जन पर 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम के लिए हमला किया। श्रीमती रामसे मैकडोनल्ड के अनुसार, जो अपने पति के साथ भारत आईं, स्वदेशी महिलाओं की सहायता के बिना आंदोलन सफल नहीं हो सकता था। उनमें से कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन इसके बावजूद स्वदेशी आंदोलन उन जगहों पर फैल रहा था जहां किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, जहां शायद ही सोचा होगा कि इसके विकास का अवसर वहां पर होगा। आंदोलन का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक, सावरकर बंधुओं और कई अन्य लोगों के नेतृत्व में बहिष्कार एक बड़ी ताकत बन गया। मराठी अखबार केसरी ने स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में लेख लिखे। ये अखबार जो है बाल गंगाधर तिलक निकालते थे। केसरी में वो लिखते हैं कि बंगाल के बाद यदि कहीं स्वदेशी है तो वह केवल महाराष्ट्र में है। ये 30 जनवरी 1906 में केसरी में उन्होंने लिखा। तिलक कहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने में महाराष्ट्र कहीं बेहतर है, क्योंकि महाराष्ट्रीयन महिलाएं लुगाड़ जो है वो महाराष्ट्रीयन महिलाओं का पहनने का परिधान है, वो पहनती हैं। आप देखते होंगे पीछे से पुरुषों की धोती की तरह से फेंटा मार करके वो धोती पहनती हैं। रमाबाई रानाडे और पंडिता रमाबाई ने महाराष्ट्र में तिलक द्वारा आयोजित विदेशी कपड़े के बहिष्कार के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। रमाबाई ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तिलक की चरमपंथी राजनीति का खुलकर समर्थन किया। 1904 में रमाबाई रानाडे को राष्ट्रीय परिषद या नेशनल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया, जहां सभी जातियों और विभिन्न धर्मों की महिलाएं एक साथ आईं। इसकी गूंज पूरे उत्तर भारत और पंजाब के साथ साथ मद्रास और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी महसूस की गई। मद्रास प्रेसिडेंसी में भारतीय ईसाई समाज सुधारक स्टालिन नाथन की पत्नी कमला द्वारा एक महिला पत्रिका प्रारंभ की गई। 1913 में मैसूर में सुब्बा लक्ष्मी अम्मल और महिला सेवा समाज द्वारा एक ब्राह्मण विधवा गृह की स्थापना की गई। लोकप्रिय त्योहारों को पुनर्जीवित किया गया, मतलब ये भी स्वदेशी आंदोलन का एक प्रमुख कार्यक्रम था जिससे लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सके। और तो इन त्योहारों को पुनर्जीवित करके उन्हें एक नया राष्ट्रवादी स्वरूप दिया गया। अगस्त 1893 महाराष्ट्र में तिलक द्वारा गणपत उत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत हिंदुओं में शक्ति एकजुटता की भावनाओं को जगाने के लिए की गई थी। आज भी गणेश फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल मनाया जाता है पूरे देश में, न केवल महाराष्ट्र में। तो इस अवधि में रचित गीत आगामी दशकों में भी गाए जाते रहे। कई महिलाओं ने साहित्य की ओर रुख किया, गीत, कविताएं, कहानियां और उपन्यास आदि लिखना प्रारंभ कर दिया। शायद महिला लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आत्मशक्ति या आत्मनिर्भरता पर जोर देना था, जिसका अर्थ था स्वयं सहायता, चरित्र का निर्माण और राष्ट्रीय गरिमा की पुनर्स्थापना, सम्मान और आत्मविश्वास। सरोजनी नायडू बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका थी जिन्हें
नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा जो नेशनल मूवमेंट से संबंधित था। सभी दृष्टियों से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बहुत प्रभावशाली थी। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने आतंक का राज कायम कर दिया और यहाँ तक कि महिला प्रदर्शनकारियों पर भी लाठीचार्ज करने से उन्होंने परहेज नहीं किया। उनकी जनसभाओं को जबरन तितर बितर कर दिया गया और राजनीतिक नेताओं को बिना मुकदमे के कैद में डाल दिया गया, क्योंकि वो देख रहे थे, पहले प्रारंभ में उन्होंने इसको हल्के में लिया था, सोचा था कि आंदोलन सफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन जो है वो सघन होता गया, तेज होता गया और पूरे देश में फैल गया। तो इसलिए उनको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। महिलाओं के खिलाफ भी उन्होंने लाठीचार्ज वगैरह से परहेज नहीं किया। फिर भी यह आंदोलन 1908 तक अनवरत जारी रहा। 1908 तक स्वदेशी आंदोलन राजनीतिक रूप से धीरे धीरे कमजोर हो गया, टूट गया। पहली बार महिलाओं ने अपने घरों से बाहर निकलकर आंदोलनों और धरनों में सक्रिय भाग लिया, जो कि इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आंदोलन का सबसे प्रभावी हिस्सा शक्तिशाली महिलाओं का उदय था। तनिका सरकार राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा निर्धारित लेखों के एक संग्रह को उद्धृत करती हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि जब तक महिलाओं के पास मौजूद शक्ति का महत्वपूर्ण सिद्धांत जारी नहीं किया जाता है, तब तक बलिदान का महान कार्य पूरा नहीं होगा। महात्मा गांधी ने भारतीय महिलाओं से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की अपील की। उन्होंने दृढ़तापूर्वक और सही ढंग से कहा कि यदि भारतीय महिलाएं उठ खड़ी हुई तो देश को आज़ादी की ओर बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, ये वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स वगैरह अवश्य दें और जल्दी फिर कोई नया वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। ये वीडियो नोट्स के साथ है जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं जल्दी।